Welcome to this lecture on gravitation. Today we will discuss a gravitational potential and gravitational potential energy. We will derive the expression for both of them, for both gravitational potential as well as gravitational potential energy. Yesterday we see that if we have a material body, that means a body having mass. That body modifies a space around itself, and that modified space was named as gravitational field, because when we are placing any other body in that space, that body was feeling gravitational force of attraction. ठीक है ना? तो उस स्पेस को हमने कहा था कि वो gravitational field है. ठीक है ना? Now let us derive the expression for this gravitational potential. Let us first say what is a gravitational potential. See, suppose बच्चों, here we have a material body having center O and mass M. We know that this body will have a gravitational field around itself. ये जो बॉडी मैंने ले ली मटेरियल बॉडी, इस बॉडी के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड होगा. अगर मैं उस फील्ड में किसी भी बॉडी को रखूंगा, ये मास जो है ये उस बॉडी की मास को अट्रैक्ट करेगी. It will exert a gravitational force of attraction on that body. ठीक है ना? Suppose इसके gravitational field में मेरे पास एक पॉइंट P है, which is at a distance of R from the center of the body. मैंने एक बॉडी ले ली, जिस बॉडी का मास जो है वो M, ये मटेरियल बॉडी है. ये मटेरियल बॉडी जो है ये अपने इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगी. सपोज इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में मेरे पास एक पॉइंट P है, जो इस बॉडी के मास सेंटर से कितना दूर है? R. You speak such a gravitational point in a mass in this gravitational field as mass. ठीक है ना? ठीक है ना? Now मुझे पता है अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी जगह क्या रखूंगा, कोई दूसरी बॉडी रखूंगा, ये बॉडी जो है ये उस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है ना? ठीक है ना? नाउ सपोज दिस इज इंफिनिटी. सपोज इंफिनिटी पे मेरी एक बॉडी है जिस बॉडी का मास है यूनिट मास. Unit mass means it may be 1 kg, it may be 1 gram, it may be 1 decigram, ठीक है ना? It may be 1 kilogram, etc. Now we have a unit mass and this mass is placed at infinity. ठीक है ना? Suppose मुझे यहाँ पर unit mass है, unit mass है ना? unit mass यहाँ पर है. Now suppose unit mass infinity पे नहीं है, यहाँ पर unit mass है. यूनिट मास यहां पर है. ठीक है ना? इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है. नाउ इस यूनिट मास को क्या काम होगा? इसको ये मास जो है ये इस पे क्या करेगा काम? इट विल अट्रैक्ट इट विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है ना? ये जो मास है ये इस यूनिट मास को, यहां पर जो मैंने यूनिट मास रखी, इस यूनिट मास को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. जब ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसका मतलब है ये यूनिट मास जो है इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है ना? अगर मैं यहां पर अपना हाथ रखूंगा, अगर मैं अपना हाथ यहां रखूंगा, ये मास जो है ये मेरे इस हाथ को यहां धक्का देगी, क्योंकि इस पे क्या लगा है? ग्रेविटेशनल फोर्स से ये मास जो है ये यहां से चलती है, यहां जाती है. तो इसका मतलब है दिस मास इट ट्रैवल्स सम डिस्प्लेसमेंट. इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया. जब इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फोर्स भी लगा इसको, इसका मतलब है सम वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मास. भाई ये मास है, सपोज इट्स अ रेस्ट. अब इस मास को मैंने यहां रखा, इस मास ने क्या एक्सर्ट किया? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है ना? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स
ये मास जो है, ये मास it will move say from this point to this point, this point to this point. When it move from this point to this point, ठीक है ना, it will cover some distance. ये कुछ distance cover करती है, ये distance cover करती है, ठीक है ना, under the action of this gravitational force. जब force भी लगा, distance भी cover हुई, इसका मतलब है इस body पे कुछ काम किया gravitational force में, ठीक है ना, and that work is called as energy. That work is called as energy. क्योंकि जब भी फोर्स काम करेगा जब भी फोर्स किसी बॉडी को डिस्प्लेस करेगा उस वक्त क्या होगा, वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय द फोर्स, ठीक है ना, दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज एनर्जी. सो एनर्जी जब हम कैलकुलेट करनी होगी, वी कैलकुलेट दिस एज फोर्स इनटू डिस्टेंस बिकॉज एनर्जी एंड वर्क दे आर द सेम क्वांटिटीज. नाउ इन दिस केस यहां पर चूंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स. हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दिस इज अ वेरिएबल फोर्स. यहां देखो, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये वेरिएबल फोर्स है. हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज वेरिएबल फोर्स. क्यों वेरिएबल फोर्स है? हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है? ये वेरिएबल फोर्स है. जरा क्यों? अगर हम यहां जाएंगे, इधर जाएंगे, जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. जितना डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा. जितना डिस्टेंस कम होगी उतना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ज्यादा. ठीक है ना. इसका मतलब अगर हम इस बॉडी को यहां लेंगे, इस मास के करीब लाएंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कम होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कम होगा. अगर हम बॉडी को यहां लेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा? वो कम होगा. अगर हम बॉडी को यहां लेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ज्यादा होगा. जब बॉडी सोर्स मास के नजदीक आ रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो इंक्रीज होता जाएगा. जब बॉडी जो है वो इस सोर्स मास से दूर चली जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम होगा. इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है. लिहाजा यहां हम वर्क नहीं निकाल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस. यहां पर हमें कुछ और करना है. ठीक है ना. वी हैव टू यूज सम अदर मेथड. ठीक है ना. नाउ तो आपने देखा कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स काम करेगा और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे, उस बॉडी में कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, उस बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना. नाउ यहां पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ाना है. क्या पढ़ाना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सपोज मैंने एक बॉडी जो यूनिट मास है वो मैंने रखी इन्फिनिटी पे. ठीक है ना. यहां पर मैंने एक बॉडी ले ली जिसका मास m है. इस बॉडी ने क्या बनाया? ग्रेविटेशनल फील्ड. इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने एक पॉइंट P लिया जो इस बॉडी के सेंटर से कितना दूर है? R. नाउ अगर मुझे इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करना होगा, मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मैं ऐसे डिफाइन करूंगा. द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स in moving a body of unit mass from infinity to that point. Where is the point? It is in the gravitational field. That work done is called as gravitational potential. ये point P है. ये point P किस में है? Gravitational field में. मुझे इस point P पे gravitational potential define करना है. मैं ऐसे कहूंगा, the gravitational potential at any point in the gravitational field, is defined as the amount of work done by the gravitational force. ठीक है ना. In moving a body of unit mass from infinity to that point. हम ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पॉइंट लेंगे. ठीक है ना. उस पॉइंट पे हमने डिफाइन करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो उस पॉइंट पे होगा वो होगा वर्क डन
in bringing a body of unit mass, कहां से? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक जो एक काम आपने किया, in bringing a body of unit mass from infinity to that point, उस काम को हम क्या कहते हैं उसको? Gravitational potential. So whenever you have to calculate the gravitational potential, you have to calculate the work done in moving the body from infinity to that point. Whenever you have to calculate the gravitational potential, you have to calculate the work done in moving a body from infinity to that point. तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे, gravitational potential at any point, in the gravitational field of a source mass, is defined as the amount of work done, ये काम कौन सा फोर्स करेगा? Gravitational force is defined as the amount of work done by the gravitational force in moving a body of unit mass, from infinity to that point. क्योंकि यहां पर हम infinity क्यों लेते हैं? अभी आप देखोगे क्वेश्चन में जो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। वो क्या होगा? जीरो। तो इन्फिनिटी जो है वो यहां पर हमारा रेफरेंस पॉइंट एक्ट करेगा। वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा वो होगा जीरो। वो मैं क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कैसे जीरो होगा। तो आपने बोला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग व्हाट? A body of mass, in moving a body of unit mass from infinity to that point. ये काम कौन करेगा? Gravitational force. ठीक है ना? तो हम ऐसे लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा वो बेटा होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय मास मूव्ड। यानी वर्क डन पर यूनिट मास। क्योंकि मैंने बात की यूनिट मास की, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट मास, इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इसीलिए मैं लिखता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय मास मूव। अगर मास मूव 1 लूंगा मैं, अगर मास मूव में लूंगा 1 यूनिट मास, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर होगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय 1, वो किसके बराबर होगा? वर्क डन। अरे भाई मास मूव में 1 लूंगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर आएगा? वर्क डन। तो वही डेफिनेशन बोला, is defined as the work done by the gravitational force in moving a body of unit mass from infinity to that point. ठीक है? इसका यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट जो होगा, यूनिट ऑफ वर्क जो है वो है जूल। एसआई सिस्टम में मास का है केजी, तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट है जूल केजी इनवर्स, जूल पर केजी। क्या है एसआई सिस्टम में? जूल पर केजी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट जो होगा एसआई सिस्टम में वो होगा जूल पर केजी, क्योंकि ये है वर्क डन डिवाइडेड बाय मास। ठीक है? वर्क का क्या है? जूल। ठीक है ना? मास का क्या है? केजी। तो ये है केजी इनवर्स। ठीक है ना? अगर हम सीजीएस की बात करेंगे वहां पर क्या होगा? अर्ग। सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क क्या है? अर्ग पर ग्राम। ठीक है? अब इसके डायमेंशंस भी लिख सकते हो, इसकी डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं हम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायमेंशनल फार्मूला देखो वो ऐसे होगी। वर्क की जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 2, t रेज टू पावर -2। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या है? m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर -2 इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस का l है तो l इनटू l हो गया l रेज टू पावर 2। तो वर्क की डायमेंशनल फार्मूला जो है बेटा वो है m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 2, t रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय मास मूव्ड। मास का होगा m रेज टू पावर 1।
ये m रेज पावर 1 m रेज पावर 1 चला गया, तो इसकी डायमेंशनल फार्मूला जो है वो निकला l रेज टू पावर 2 t रेज टू पावर -2। ये निकली इसकी डायमेंशनल फार्मूला। अब हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बातें हो रही, कोई पीछे बातें कर रहा है, क्लास में नोट साइड का। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखो बच्चों, व्हाट इज m? इट इज ए सोर्स मास। ये मास क्या बनाएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगी। इस सोर्स मास में मैंने एक पॉइंट लिया, जिस पॉइंट जिसका मैंने नाम रखा P। इस पॉइंट को इस बॉडी के सेंटर से कितना दूर रखा? R। इसी पॉइंट पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालूंगा। तो ये पॉइंट P जो है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ये क्या पॉइंट है? क्योंकि इसी पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। मैं बताऊंगा कि जो P है दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। किस में है ये? ग्रेविटेशनल फील्ड में। किसके ग्रेविटेशनल फील्ड में? किस मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में? बॉडी ऑफ मास m, कैपिटल M। ठीक है ना? मैं ऐसे बताऊंगा P इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल, P इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। P जो है ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, in the gravitational field of a body of mass m, capital M। P जो है ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी पॉइंट where we have to calculate the gravitational potential। कहां पर? in the gravitational field of a body of mass m distant r from its center, distant r from its center O। P जो है ये मैंने लिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट, किसमें? जो मास m है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में। कितना दूर इसके सेंटर से? R। ठीक है ना? इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे वर्क डन निकालना है। जो वर्क डन ये ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है ना? मुझे वही वर्क डन निकालना है। उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एज पर डेफिनेशन। चूंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये है वेरिएबल फोर्स, लिहाजा ये वर्क डन जो है ये मैं नहीं निकाल सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स विद द डिस्प्लेसमेंट। मुझे कुछ और करना है। मैं क्या करूंगा काम? जो ये मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड है इसमें मैं और दो पॉइंट्स लूंगा। सपोज ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट D। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने दो और पॉइंट्स लिए। कौन कौन पॉइंट? पॉइंट C और पॉइंट D। सपोज वो दो पॉइंट्स जो है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है dx, वेक्टर dx। ये दो पॉइंट्स इतने क्लोज है, मैंने आपको कहा जितना मैं यहां आऊंगा ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं होगा, क्योंकि जितना मैं मास के करीब आऊंगा, सोर्स मास के करीब, ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। जितना मैं सोर्स मास से दूर चलूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा। नाउ ये दो पॉइंट्स इतने क्लोज है कि मैं बोलूंगा कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो चेंज हुआ होगा, मगर वो चेंज नेग्लिजिबल होगी। क्या होगी? नेग्लिजिबल। जब वो चेंज नेग्लिजिबल होती है हम एज्यूम करेंगे कि जो ये दो पॉइंट्स है इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये दो पॉइंट्स जो है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। देयरफॉर द फोर्स विल चेंज बाय अ नेग्लिजिबल अमाउंट। व्हेन द फोर्स विल चेंज बाय अ नेग्लिजिबल अमाउंट वी कैन एज्यूम दैट फोर्स इज कांस्टेंट। दैट फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है ना? अब मैं क्या काम करूंगा? मैं इस यूनिट मास को पहले कहां पर रखूंगा? शाबाश, यूनिट मास हो गया 1। मैं यूनिट मास को कहां रखूंगा? पॉइंट C। सपोज जो ये पॉइंट C है इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x
फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोर्स मास। अभी मैंने यूनिट मास को कहां रखा, कि कहां पर रखा, पॉइंट सी पे। अभी मैं काम निकालूंगा, जो काम मुझे लगेगा इन ऑर्डर टू मूव दिस यूनिट मास फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। बाद में मैं काम निकालूंगा जो मुझे लगेगा इन ऑर्डर टू मूव दिस यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। ठीक है ना। अभी मैंने यूनिट मास को कहां पर रखा, पॉइंट सी पे। ठीक है ना। लेट OC इज इक्वल टू x, यानी जो ये पॉइंट सी है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सोर्स मास मैंने कितनी रखी, x। सपोज जो ये यूनिट मास मैंने पॉइंट सी पे रखी, इस यूनिट मास पे ये सोर्स मास जो है इट विल एक्सर्ट ए ग्रेविटेशनल फोर्स F। ठीक है ना, ठीक है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसकी डायरेक्शन भी वही होगी, किसकी तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सोर्स मास। अरे इस यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, वो मास क्या करेगी, अट्रैक्ट, क्या करेगी, अट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ व्हाट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं लिखूंगा F वेक्टर F इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the body of mass m, by the body of mass m, that is source mass, on the body of unit mass, on the body of unit mass at point C। F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट किया, किसने एक्सर्ट किया, इस सोर्स मास ने, इस बॉडी ने, इस बॉडी ने जिसकी मास m है, किस बॉडी पे, जिस बॉडी का मास क्या है, यूनिट मास। नाउ एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F, मैग्नीट्यूड वो होगा G m1 के बदले है कैपिटल M, m2 के बदले है 1, है ना, 1, m1 के बदले है कैपिटल M, m2 के बदले है 1, ये है G m इंटू 1 डिवाइडेड बाय इस मास से इस पॉइंट C तक डिस्टेंस क्या है, x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है। एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा F इज इक्वल टू G m इंटू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्योंकि एक बॉडी की मास m है, दूसरी बॉडी का मास क्या है, 1, दूसरी बॉडी का मास क्या है, 1, तो ये होगा F G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, m1 के बदले m, m2 के बदले 1। ठीक है। तो ये निकालो ये फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो निकला G m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, क्योंकि m इंटू 1 हो गया m ही, तो ये निकला G m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये देखो नाउ ये फोर्स जो है ये इस यूनिट मास को लेगा कहां से, पॉइंट C से कहां तक, पॉइंट D तक, थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस ds। जब ये स्मॉल डिस्टेंस होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये फोर्स जो है ये यहां पर स्मॉल वर्क करेगा। ठीक है ना। मैं लिखूंगा लेट dw इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस gravitational force F, by this gravitational force F, vector F, in moving a body of unit mass, in moving a body of unit mass from point C to point D, from point C to point D through a distance dx, vector dx। देखो बच्चों, अब dw मैंने किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया, क्या करने के लिए, इस बॉडी को मूव करने के लिए, कहां से कहां तक, हम पॉइंट C टू D। चूंकि फोर्स कांस्टेंट है, चूंकि ये पॉइंट जो है ये क्लोज है, तो मैंने एज्यूम किया जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगा ये कांस्टेंट होगा। तो आपको पता है वर्क जो होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, तो यहां पर जो आपका dw होगा, शाबाश, dw जो होगा यहां पर dw होगा F डॉट dx, क्योंकि फोर्स F है, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया, dx,
तो dw होता है एज पर डेफिनेशन f डॉट dx, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखो, ये बनेगा dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा, ये बनेगा dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा, चूंकि a डॉट b होता है ab cos थीटा, f डॉट dx होगा f dx cos थीटा। ये थीटा जो है ये है एंगल किस किस के दरमियान, f और dx के दरमियान। डायग्राम की तरफ देखो, f इस साइड में है, dx इसी साइड में है, इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक ही डायरेक्शन पे है, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री, वो होगा 0 डिग्री। चूंकि f और dx जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, वो एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा कितना, 0 डिग्री। क्लियर? थीटा इज इक्वल जस्ट वेट मकबूल साहब कुछ कहा है कौन क्लियर। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहां पर जो आपका थीटा है यह है 0 डिग्री। क्यों है 0 डिग्री? चूंकि फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट dx जो है एक्ट इन सेम डायरेक्शन, एक्ट इन सेम डायरेक्शन। तो भाई लगाओ थीटा का वैल्यू, ये बनेगा dw इज इक्वल टू f dx cos 0 डिग्री, ठीक है। dw बनेगा f dx cos 0 डिग्री, cos 0 किसके बराबर होता है 1, तो ये बनेगा dw इज इक्वल टू f dx इंटू 1, तो आपका dw जो है ये बनेगा f dx, मगर f का वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, gm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। f का वैल्यू वहां से उठाएंगे तो इस इक्वेशन में लगा दो, ये बनेगा dw इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू dx, इसको रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। dw निकला किसके बराबर, gm डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू dx। ये मैंने किया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम पॉइंट C टू D, मगर एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहां मुझे निकालना है, P पे, तो उसके लिए मुझे यूनिट मास लेनी है कहां से, इन्फिनिटी से, कहां से कहां तक, पॉइंट P तक। तो वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, वो कैसे मैं निकालूंगा, जब मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P, वो कैसे मैं निकालूंगा, जब मैं इस इक्वेशन को करूंगा इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स, कहां से लाया बॉडी को, इन्फिनिटी से, कहां पर लाया, P पर। P कितना दूर ऑरिजिन से है, R, तो मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है बिटवीन लिमिट्स इन्फिनिटी टू R, क्योंकि इस पॉइंट पे x का वैल्यू इन्फिनिटी है, इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है, R। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे कैसे निकलेगा, जब मैं इस इक्वेशन को करूंगा इंटीग्रेट बिटवीन लिमिट्स इन्फिनिटी टू R। तो लेट मी इंटीग्रेट इट, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स इन्फिनिटी टू R, क्योंकि जब यूनिट मास इन्फिनिटी पे है तो x का वैल्यू होगा इन्फिनिटी, मुझे इन्फिनिटी से उठाना है, कहां लेना है, पॉइंट P तक। P कितना दूर ऑरिजिन से, R है, तो मुझे ये इक्वेशन जो है इसको इंटीग्रेट करना है बिटवीन लिमिट्स इन्फिनिटी टू R, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स इन्फिनिटी टू R, शाबाश, gm शाबाश डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। यहां पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ dw जो होगा वो होगा w, ठीक है। ये gm जो है ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से बाहर आएगा, इंटीग्रल से बाहर आएगा, ये बनेगा dw इज इक्वल टू gm, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू r 1 बाय x स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर जो है इसको ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, ये बनेगा w इज इक्वल टू gm इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स infinity to r x raised to power minus 2 dx, x raised to power minus 2 dx। चलिए ये बनेगा w इज इक्वल शाबाश gm शाबाश, इसकी इंटीग्रेशन करो,
आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n किसके बराबर होती है? x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यहां n के बदले क्या है? -2। ये बनेगा ऐसे x रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू r। ये बनेगा w इज इक्वल gm ऐसे x रेज़ टू पावर -1, 2 - 1 हो गया -1 डिवाइडेड बाय -1 बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू r। ठीक है ना? -1 को बाहर ले लो, ये बनेगा w इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय -1 बिटवीन लिमिट्स डिवाइडेड बाय -1 x रेज़ टू पावर -1 बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू r। आगे चलो, gm बाय -1 हो गया -gm, सीधे ये निकलेगा w इज इक्वल टू -gm इंटू 1 बाय x रेज़ टू पावर माइनस को नीचे लाएंगे, नीचे लाने से ये बनेगा x रेज़ टू पावर 1 बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू r। ये बनेगा w इज इक्वल टू -gm शाबाश 1 डिवाइडेड बाय x बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू r। ठीक है ना? अब पहले कौन सा लिमिट देते हैं? अपर लिमिट, फिर क्या लिखते हैं? माइनस, फिर कौन सा लिमिट देते हैं? यानी x का वैल्यू पहले क्या लिखेंगे? r, फिर क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। ये बनेगा w इज इक्वल -gm इंटू शाबाश 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, अपर लिमिट, उसके बाद माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट। आगे चलेंगे बच्चों, ये बनेगा w इज इक्वल -gm इंटू 1 बाय r, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। चूंकि आपको ऐसे पता है 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। ठीक है ना? अब ऐसे करो, 1 बाय इंफिनिटी, 0 को यहां ले लो, 1 बाय इंफिनिटी किसके बराबर होगा? 0। 1 बाय 0 है इंफिनिटी, 0 को यहां ले लो तो ये बनेगा 1 बाय इंफिनिटी। वो किसके बराबर बच्चा बनेगा? 0 के बराबर। तो 1 बाय इंफिनिटी होगा 0। तो आपको बच्चों यहां निकला w इज इक्वल टू -gm इंटू 1 बाय r। तो आपका w जो है वो निकला -gm इंटू 1 हो गया gm इंटू 1 हो गया gm डिवाइडेड बाय क्या आएगा? r। ये आपने क्या किया? ये हमने वर्क डन किया। ये वर्क डन किया किसने? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। हमने नहीं किया, किसने किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। क्या करने के लिए? एक बॉडी जिसका कितना मास है? यूनिट मास। कहां से लाया? इंफिनिटी से। कहां पर? पॉइंट P पर। अब दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये वर्क डन जो होगा ये होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है दैट्स द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब है बट जो आपका W होगा ये होगा V। व्हाट इज V? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। W जो होगा ये होगा V। व्हाट इज V? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देयरफॉर जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसके लिए जो एक्सप्रेशन निकला वो निकला V इज इक्वल टू -gm डिवाइडेड बाय r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ आया ना? नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन बोलता है कि दिस वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force of attraction. Negative sign indicates that this work done in order to move the body from infinity to this point P, this work was done by what force? Gravitational force. Second, देखो बच्चों, आपने अभी तक ऐसे पढ़ा था जब A होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है? अगर हम B को इंक्रीज करेंगे A का क्या? A का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। A का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। जब हम B को इंक्रीज करेंगे A का वैल्यू क्या होगा? कम। ऐसे देखो, सपोज B का वैल्यू है 2, ठीक है ना? तो A का वैल्यू जो है वो बनेगा, या B का वैल्यू है 1 पहले, तो A का जो वैल्यू है वो बनेगा 1 बाय 1, वो हो गया 1। ठीक है? अब B को बढ़ाएंगे, अब देखो A कम हो जाएगा, B का वैल्यू लेंगे 2। ठीक है? इसका मतलब है A का वैल्यू जो है वो होगा 1/2, यानी वो होगा 0.5। यानी B को इंक्रीज किया, A क्या हुआ? डिक्रीज। यहां दूसरी सिचुएशन है। यहां जो है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वो है प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स 1/r। देखो, अगर यहां प्लस होता तो हम r इंक्रीज करते,
पोटेंशियल क्या होता, डिक्रीज। यानी जितना हम दूर जाते सोर्स मास से, पोटेंशियल क्या होता, डिक्रीज। यहां जो है, यहां केस दूसरा है। यहां देखो, हमने आर लिया 1, आर कितना लेंगे 1, वी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकला -1/1 से वो आपको कितना निकला -1, क्या निकला। उसके बाद आर बढ़ा देंगे, आर का वैल्यू क्या लेंगे 2। यानी अब यहां आएंगे कि यहां जाएंगे, हमें कहां जाना है, मास से दूर जाना है कि मास के नजदीक जाना है। अरे आर बढ़ाया मैंने, आर बढ़ाया तो इस मास से मैं क्या जा रहा हूं, दूर जा रहा हूं कि नजदीक जा रहा हूं, दूर जा रहा हूं। देखो आर को मैंने बढ़ाया, v बनेगा -1/2, क्योंकि 1 -7 है, वो बनेगा v इज प्रोपोर्शनल टू -0.5। अब देखो -1 बड़ा है कि -0.5 बड़ा है, शाबाश। ये देखो -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, -2। इसका मतलब है इस सिचुएशन में r इंक्रीज करने से जो v है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि पहले r था 1 तो v था -1। अब r को मैंने बढ़ाया, r को बढ़ाया 2 लिया तो v जो है वो बना -0.5। इसका मतलब है on increasing r v becomes less negative। पहले था -1 more negative, अब क्या बना less negative, -0.5। less negative means पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है इस इक्वेशन में जब हम r इंक्रीज करेंगे जो v का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि -5 इज ग्रेटर देन -1। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी -1/r होगा या -1/v होगा, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करने से यहां पर जो ये है, ये क्वांटिटी जो है ये इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। r इंक्रीज करने से यहां पर जो v होगा ये इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो हम यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना हम मास, सोर्स मास से दूर निकलेंगे उतना सोर्स मास, उतना ग्रेविटेशनल फोर्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। जितना आप सोर्स मास से दूर जाओगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग द बॉडी बैक। ठीक है ना, इसका मतलब है उतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब देखो इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे जब ये r इन्फिनिटी के बराबर होगा, इस पॉइंट P को उठाएंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो r जो होगा वो किसके बराबर बनेगा, इन्फिनिटी के बराबर। यानी जब ये r इन्फिनिटी के बराबर होगा, यानी पॉइंट P कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे। जरा पोटेंशियल देखो, वो निकलेगा v इज प्रोपोर्शनल टू 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी जो होगा वो होगा 0। यानी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है, और वो कहां पर होता है, इन्फिनिटी पे। लिहाजा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है इसका पॉजिटिव वैल्यू नहीं होता है, इसका हमेशा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। इसका कौन सा वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि दिस इज द वर्क डन बाय व्हाट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस कंप्लीट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो समझ लो, आपने अभी देखा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इन्फिनिटी पे उसका वैल्यू कितना होता है, 0, मैक्सिमम वैल्यू होता है। अदरवाइज उसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है ना। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है ये वो एनर्जी है जो एक बॉडी में पैदा होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है ना। आपने वर्क पावर एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, आपने वहां पर एक रेफरेंस पॉइंट लिया था, ग्राउंड। ठीक है ना, वहां से आपने बॉडी को लिफ्ट किया था। ठीक है ना, जब आपने बॉडी को लिफ्ट किया था तो यू वर परफॉर्मिंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आप काम करते थे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट वर्क वाज गेटिंग स्टोर्ड इन दैट बॉडी in the form of what, in the form of gravitational potential energy। हम एज्यूम करते थे वहां पर कि जो ये रेफरेंस पॉइंट है यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो जब हम इस बॉडी को लिफ्ट करते थे तो यहां पर इस बॉडी में कुछ एनर्जी पैदा होती थी। ठीक है ना, ड्यू बिकॉज वी वर परफॉर्मिंग वर्क अगेंस्ट व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। therefore that work was getting stored in this body at this point in the form of potential, in the form of potential energy। क्योंकि जब हम इस बॉडी को ड्रॉप करते थे, ठीक है ना, दिस बॉडी वाज हिटिंग द ग्राउंड, दिस बॉडी वाज हिटिंग द ग्राउंड विद सम वेलोसिटी। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता था, जब ये नीचे हम छोड़ते थे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती थी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब है इस बॉडी को रेफरेंस पॉइंट से ऊपर लेने से
ऊपर लेने से क्या होता है, इस बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने एज्यूम किया, क्या है, जीरो, जीरो किया एज्यूम, तो यहां पर उसका कुछ वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है ना। और जो वैल्यू यहां पर है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज यहां लेने से मुझे काम करना पड़ता है अगेंस्ट व्हाट, against what, gravitational force, and that work was stored in the body in the form of gravitational potential energy. This we studied in work power energy, जब हमने वो पढ़ा था। अब हम यहां gravitational potential energy पढ़ेंगे, यहां हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे by using the concept of gravitational force, ठीक है ना। See, suppose यहां पर मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का सेंटर O है, इस बॉडी का मास m है, ठीक है। ये बॉडी क्या बनाएगी अपने इर्द गिर्द, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना। ये मैंने एक बॉडी ले ली, इसका मास m है, इसका सेंटर O है, ये क्या बनाएगी अपने इर्द गिर्द, ग्रेविटेशनल फील्ड। सपोज इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में मैं एक पॉइंट लूंगा, उस पॉइंट का मैं नाम रखूंगा P, ठीक है ना। सपोज ये पॉइंट P जो है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r from the center of this mass, from the center of this mass, ठीक है ना। मैं इसी पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगा। उसके लिए मुझे पहले एक रेफरेंस पॉइंट लेना है जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जीरो लूंगा, ठीक है ना। सपोज यहां पर मेरे पास इन्फिनिटी है, मुझे पता है इन्फिनिटी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो, अभी आपने पढ़ा। आज ही आप पढ़ोगे, जो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी जीरो। वो क्या होगी, जीरो। इन्फिनिटी पे आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी जीरो, ठीक है ना। सपोज इस इन्फिनिटी पे मैं एक बॉडी रखूंगा, उसका मास है m। अब जब मैं इस बॉडी ऑफ मास m को इन्फिनिटी से लूंगा, किस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू मूव दिस बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। जो ये काम करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इन ऑर्डर टू मूव दिस बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ठीक है ना, ठीक है ना। दैट वर्क, वो इस बॉडी में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। यहां देखो, बॉडी कहां है, इन्फिनिटी पे। मैं इसको इन्फिनिटी से उठाऊंगा, कहां लूंगा, पॉइंट P पे। जब मैं इसको उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा, इसको कौन खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको खींचेगा कहां से, इन्फिनिटी से उठा के कहां लाएगा, पॉइंट P पे। जो काम इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया इन ऑर्डर टू मूव दिस बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इन इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, that work done is stored in this body at point P in the form of energy, and that energy is called as gravitational potential energy. मैं ऐसे बताऊंगा, the gravitational potential energy at any point in a gravitational field, the gravitational potential energy at any point in a gravitational field of what mass, यहां देखो, what mass, source mass, in a gravitational field of source mass, ठीक है ना, is defined as the amount of work done by the gravitational force in moving a body of mass m from infinity to that point। पोटेंशियल में यहां पर हम यूनिट मास लेते थे, यहां पर हमने बॉडी ले ली जिसका मास क्या है, m। जो काम ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा इन ऑर्डर टू मूव दिस बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, where is point P, it is in the gravitational field of this mass, and that work appears in the form of potential energy called gravitational potential energy। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं इस ग्रेविटेशनल फील्ड में दो और पॉइंट्स दूंगा, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट C है, ठीक है ना। सपोज ये दोनों पॉइंट्स इतने क्लोज है कि इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। लेट मी अज्यूम दैट दीज टू पॉइंट्स C एंड D, ठीक है ना, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by this body on some other body, ठीक है ना, is constant, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं पहले बताऊंगा, suppose this body of mass m, it is placed at point C,
It is placed at point C. पहले मैं देखूंगा मुझे कितना काम लगेगा जो मुझे करना पड़ेगा in order to move this body of mass m from point C to point D. ठीक है ना, ठीक है ना. Suppose जो ये point C है, it is at a distance x from the center of body of mass m. It is at a distance x from the center of body of mass m, यानी from the center of the source mass. ठीक है ना. Now ये source mass जो है ये इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ with a force and that force is F. What is F? F is the gravitational force exerted by a source mass on a body of unit mass placed at point C. ठीक है ना. As per Newton's law of gravitation, ये force F जो होगा इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा G m1. m1 जो है वो है कैपिटल M, ठीक है ना, into m2 जो है वो है स्मॉल m. ये है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. इस ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए ये बॉडी जो है ये मूव करेगी फ्रॉम पॉइंट C टू D थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx. सपोज dw जो है dw, that is the work done by this gravitational force, work done by this gravitational force in order to move this body of mass m from point C to D. Therefore, this dw will be equal to F dot dx. What is dw? dw जो है ये small amount of work done किसने किया? Gravitational force ने किया in order to move this body from point C to point D. So as per the definition of work, this dw is equal to F dot dx. This implies dw जो होगा ये होगा F dx cos theta. F dx cos theta. मैंने यहां डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखा. A डॉट B होता है A B cos theta. इसी तरह F डॉट dx जो होगा वो होगा F dx cos theta. Theta जो है that is the angle between force and distance. ठीक है ना. यहां पर F और dx जो है they are in the same direction. They are in the same direction. तो theta कितना होगा? 0. Here theta is 0. Here theta is 0 because vector f and vector dx act in same directions. Act in same direction. They act in same direction. लिहाजा आपका थीटा जो होगा वो होगा 0. तो dw को निकालो भाई. dw किसके बराबर होगा? शाबाश. dw होगा फिर f dx cos 0. आपको पता है cos 0 क्या होता है? 1. तो ये बनेगा dw is equal to f dx into 1. तो आपका dw जो है वो बनेगा f dx. f का वैल्यू पता है, इसको अलाउ और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, तो आपको बनेगा dw is equal to f का वैल्यू क्या है? शाबाश. g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dx. ठीक है, ठीक है. ये ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in मूविंग द बॉडी. कहां से कहां तक? फ्रॉम पॉइंट C टू D. टोटल वर्क डन जो होगा, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा इन ऑर्डर टू मूव द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू कहां पर? पॉइंट P. क्योंकि मुझे बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स को बॉडी लेनी है कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P. तो उसके लिए जो टोटल वर्क डन करेगा तो वो दैट टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड जब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू r. क्योंकि पहले बॉडी कहां पर है? इंफिनिटी पे. लेनी कहां है? पॉइंट P पे. पॉइंट P कितना दूर है? r. तो यहां x का वैल्यू r है, यहां x का वैल्यू क्या है? इंफिनिटी. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलेगा? जब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू r. क्लियर? फॉर इंटीग्रेशन ऑफ dw is equal to integration between limits infinity to r g m divided by x square into dx. इंटीग्रेशन ऑफ dw जो होगा वो होगा w. इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या होगा बच्चों? शाबाश. दैट विल बी w. इंटीग्रेशन ऑफ dw इज w. वो g m जो है वो बाहर आएगा, वो कांस्टेंट है. ठीक है ना. दैट विल कम आउटसाइड द इंटीग्रल. दिस इज g कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू r 1 by x square dx. 1 by x square dx. ठीक है, ठीक है ना. 1 by x square dx. x square जो है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा. ठीक है बच्चों. ये बनेगा w is equal to g capital M small m integration between limits infinity to r x raised to power minus 2 dx. x raised to power minus 2 dx. ये बनेगा w is equal to g
कैपिटल एम स्मॉल एम, इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा x रेज पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू r। ठीक है ना, ठीक है ना, ये बनेगा -2 + 1 हो गया -1, वो -1 कहां जाएगा, वो -1 कहां जाएगा, बाहर आएगा ना, ये है ना -2 + 1 कितना होगा -1, वो -1 कहां लाएंगे बाहर, तो यहां पर क्या बनेगा W = G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय -1 इनटू x रेज टू पावर -1 बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू r। ये बनेगा W = -G कैपिटल M स्मॉल m, -1 जो कि डिवाइड है तो ये बनेगा माइनस, ठीक है ना, इनटू उसको नीचे लाएंगे, जब नीचे लाएंगे ये बनेगा 1/x बिटवीन लिमिट्स इंफिनिटी टू r। चूंकि ऊपर जो है, ऊपर है x रेज पावर -1, यहां देखो x रेज पावर -1, डिनोमिनेटर में लाएंगे ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय x रेज पावर 1, x रेज पावर 1 हो गया x, ठीक है ना। अब हम लिमिट देंगे, दे दो लिमिट बच्चों, ये बनेगा W = शाबाश -GMM, ठीक है ना। अब हम पहले अपर लिमिट देंगे, ये बनेगा 1/r, x का वैल्यू r है, ठीक है ना, उसके बाद -1, अब क्या x के बदले लिखेंगे इनफिनिटी, है ना, r टू इनफिनिटी। आपने अभी सुना 1/∞ जो है वो है 0, तो W निकलेगा आपको किसके बराबर -GMM इनटू शाबाश 1/r माइनस शाबाश -0, ठीक है ना। तो आपका जो W है शाबाश, आपका जो W है वो किसके बराबर निकलेगा बच्चों, शाबाश W आपका निकलेगा शाबाश, सीधे बता डायरेक्ट -GMM डिवाइडेड बाय r, चूंकि GMM को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा -GMM डिवाइडेड बाय r। ये काम आपने ग्रेविटेशनल फोर्स ने किस लिए किया, in order to move the body from infinity to point P। मैंने वो बोला आपको, ये वर्क जो है ये इस पॉइंट P पे इस बॉडी में स्टोर होगा in the form of energy, and that energy is called as what, gravitational potential energy। but W जो है that is equal to U, what is U, gravitational potential energy। therefore W के बदले U लिखेंगे, this U is equal to -GMM divided by R। this is the expression for gravitational potential energy, ठीक है ना, this is the expression for gravitational potential energy। नेगेटिव साइन जो है वो दिखाता है कि work is done by the gravitational force। Negative sign shows that work is done by the gravitational force which is exerted by this source mass on this body of mass m। Second, जब हम r को इंक्रीज करेंगे यानी हम सोर्स मास से दूर जाएंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली जब हम इनफिनिटी पे पहुंच जाएंगे, वहां जो आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0। यानी जब r इंफिनिटी होगा, when r will be equal to infinity, ये बनेगा u is equal to -G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, तो ये बनेगा u is equal to 0। therefore gravitational potential energy has 0 value at infinity, ठीक है ना। this completes this question।